आज पॉलिटी विषय की शुरुआत करते हैं और इसके लिए कुछ सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कुछ पृष्ठभूमि भी पॉलिटी विषय के लिए जरूरी होती है। सामान्य जानकारी का मतलब ये है कि आपके पास मटेरियल क्या क्या हो पॉलिटी अगर पढ़ना है। तो पहला बात तो ये है कि एक बेयर एक्ट होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बेयर एक्ट भी वैसा चाहिए जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का वर्जन हो। ऑनली फॉर हिंदी वाला वर्जन भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपको हिंदी में समझ नहीं आएगी। इसीलिए उसका अंग्रेजी बहुत सरल होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ड्यूल हिंदी और इंग्लिश वाला आप बेयर एक्ट खरीद लें। दूसरा, ये हमारी पॉलिटी की एक बुकलेट है, उस बुकलेट को हमने आपको दिया था। कुछ लोगों को नहीं मिली होगी तो वो लोग मैनेजमेंट से ले सकते हैं। उस जो बुकलेट को मेन स्ट्रीम बनाना है, उसमें बहुत सारी फैक्चुअल जानकारियाँ लिखी गई है। कुछ चीज़ें अगर नहीं लिखी है तो आप सहायक बुक कुछ और रिफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर जो फैक्ट पॉलिटी के मिले उसको लाकर इस बुकलेट पर ही लिख लीजिए, ताकि अंतिम दिन केवल आपके पास एक बुकलेट पढ़ने का या रिवीजन करने के लिए होना चाहिए, बहुत सारी बुकें नहीं चाहिए। ठीक है ना। इस बुकलेट में काफ़ी सारी जगह खाली है, उन खाली जगहों पर आराम से छोटे अक्षरों में व्यवस्थित तरीके से आप लिख दीजिएगा। कहीं भी कुछ मत लिखिए, थोड़ा सा सोच विचार कर लिखिए, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से अगर लिखने की अभी से आदत डालोगे तो वही आदत जो है मेंस में जाएगी। ठीक है, और सिस्टमेटिक आंसर लिखा जाएगा। आंसर बहुत सारे लोग लिखते हैं, वही चीज़ लिखते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से लिखता है तो उसको ज़्यादा नंबर मिलता है, एक अव्यवस्थित तरीके से लिखता है तो उसको कम नंबर मिलता है। व्यवस्थित और अव्यवस्थित लिखने का तरीका हर दिन फॉलो करें। अगर व्यवस्थित तरीके से रोज़ लिखने का प्रयास करते हो तो एक दिन लेखन की शैली और प्रेजेंटेशन की जो आर्ट है वो बेहतर हो जाएगी। तो सहायक बुक के अंतर्गत क्या आप प्रीफर कर सकते हैं, ये भी मुद्दा है। तो बहुत दिनों से या कई वर्षों से ऐसा कह सकते हैं कि पीडी वाले लोग जो हैं, प्रतियोगिता दर्पण वाले, अपना एक अतिरिक्तांक निकालते हैं। उस अतिरिक्तांक में बहुत सारी जानकारियाँ होती है, फैक्चुअल, व्यवहारिक, हमने व्यवहारिक भी शब्द जोड़ दिया। तो वहाँ से आप कुछ फैक्ट को अगर लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, थोड़ा अपडेटेड रहता है और त्रुटियों की संभावना पीडी में कम से कम रहती है, क्योंकि कई बार अपडेट हो चुकी है। दूसरी बुकों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता कि पीटी के लिए किसको पढ़ा जाए। तो आपको अगर लगता है कि कोई दूसरी बुक और बाज़ार में होगी तो आप देख सकते हो, ठीक है। या कोई और मटेरियल्स और सोर्स आपके पास हो तो उसमें जो मटेरियल होगा उसको आप इसी बुकलेट पर लेकर आ जाइए। पढ़ने के दौरान जिस सेक्शन का जो पार्ट है वहाँ पर ले जाकर उसको लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पॉलिटी के मटेरियल की। पहली पृष्ठभूमि हमारी यही थी, मटेरियल क्या हो। अब दूसरी बात आती है कि पॉलिटी विषय हो या कोई भी विषय हो, जब तक कि उसका ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारे को पता नहीं होगा तब तक के चीज़ें समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। ऊपर से लिफ्ट मत करिए, थोड़ा सा बेसमेंट मजबूत बना करके जाएंगे तो अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी आ जाए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल में जैसे हम कहें कि हमारी प्रस्तावना में बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं दी गई है कि वो एक शब्द में लिख दी गई। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द मात्र लिखा, लेकिन उसके लिए एक बुक लिख दी गई है। ऐसा हर एक शब्द पर बड़ा
विश्व में कई घटनाक्रम घटे, फिर जाकर के वो अवधारणा निकल कर बाहर आई। तो ऐसी कुछ थोड़ी पृष्ठभूमि पर मैं आज शार्ट में चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। और एक सामान्य ढांचा पॉलिटी का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, फिर बुकलेट में फैक्चुअल जानकारी उस अनुसार हम ढूंढ लेंगे। हमने अभी एक आयोग पढ़ा, उस आयोग को पढ़ने के पहले भी मैंने पृष्ठभूमि सिखाई थी आपको, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सको कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं होगा, है ना। और बहुमत वाली दल की सरकार जब आती है तो किस प्रकार से निरंकुश निर्णय लेती है, ठीक है। तो वो निर्णय भी हमने वहाँ पर देखे थे। तो इसी प्रकार से बहुत सारी पृष्ठभूमियाँ होती है, उन पर शार्ट में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहें तो आप अपनी कॉपी में पहले पेज पर इसको लिख सकते हो। पहले आते हैं शासन व्यवस्था पर। और ये जो शासन व्यवस्था है, इसमें अगर हम प्राचीन काल में देखेंगे तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही, राजतंत्र। मध्यकाल में आए तो धर्मतंत्र आ गया, और आधुनिक काल में आए तो लोकतंत्र आ गया, ठीक है ना। पहला राजतंत्र, फिर धर्मतंत्र और फिर लोकतंत्र। राजतंत्र में एक मुखिया होता था, यानी राजा प्रमुख। राजा क्या था? प्रमुख होता था। और एक व्यक्ति में शक्ति है। राजा प्रमुख का मतलब राजा तीनों, राजा ही विधायिका, राजा ही कार्यपालिका और राजा ही न्याय भी देता था, अर्थात न्यायपालिका। तो तीनों जो शक्तियां हैं, विधायिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, एक व्यक्ति में चली गई, अर्थात इसको बोलते हैं शक्ति का केंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? शक्ति का केंद्रीकरण बोलते हैं। और इस शक्ति के केंद्रीकरण से निष्कर्ष रूप में निरंकुशता बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? निरंकुशता बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो राजतंत्र में राजा प्रमुख, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के पावर उसी के पास, इसलिए उसको बोलते हैं शक्ति का केंद्रीकरण। और शक्ति के केंद्रीकरण से क्या निकलता है? निरंकुशता बाहर निकलती है, ठीक है ना। क्या बाहर निकलती है? निरंकुशता। अब आते हैं राजतंत्र के बाद आते हैं धर्मतंत्र। कौन सा काल? मध्यकाल। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, मध्यकाल। मध्यकाल में आ गया धर्मतंत्र। और धर्मतंत्र में राजा तो प्रमुख था, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता था। जब धर्म का प्रभाव बढ़ा तो धर्मतंत्र को बोलते हैं चर्च व्यवस्था या पोप का शासन। पोप का शासन बोलते हैं। और इस धर्मतंत्र में चर्च व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? चर्च व्यवस्था। इस धर्मतंत्र या चर्च व्यवस्था से ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ धर्म के अनुसार चल रहा था। धर्म के अनुसार चल रहा था, इसका मतलब
तर्क और वैज्ञानिक सोच या वैज्ञानिक प्रवृत्ति को कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। ठीक है, तर्क वैज्ञानिक सोच को कोई महत्व नहीं था। इस धर्म तंत्र में सब कुछ चल रहा था धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार। अब धर्म के अनुसार सब कुछ चल रहा है, राजा को भी धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, राजा को भी धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, राजा को भी धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, मतलब राजा स्वतंत्र नहीं है। राजा को भी धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। राजा दबाव में निर्णय लेता था। कैसा निर्णय? दबाव में निर्णय लेता था। ये जो राजा दबाव में निर्णय लेता था, असली में किसके दबाव में? तो हम कहें कि धर्म के दबाव में। और धर्म के ऊपर जाएंगे तो पोप के अनुसार, क्योंकि पोप बताता था कि ये पाप है और ये पुण्य है, ये सब चल रहा था। तो राजा दबाव में निर्णय लेता था। इस समय पर पहली बार राजा को दबाव से मुक्त करने के लिए पूरी वैश्विक धरातल पर एक नई अवधारणा विकसित हुई, जिसको क्या बोलते हैं? संप्रभुता। संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लाई गई पहली वैश्विक अवधारणा थी। पहली वैश्विक अवधारणा थी जिसने राजा को दबाव से क्या किया? मुक्त किया। पहला काम शुरू हुआ राजा को दबाव से मुक्त करने का। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर कौन सी अवधारणा आई? संप्रभुता की अवधारणा विकसित हो गई। ठीक है, अब ये जो संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण थी, और यही अवधारणा सबसे पहले शुरू हुई। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पहली अवधारणा कौन सी आई? संप्रभुता का मतलब राजा को दबाव से क्या करना? मुक्त करना। ठीक है, अब राजा को दबाव से मुक्त करना है। इस दबाव से मुक्त करने में रोल कौन प्ले करेगा? राजा को सहयोग कौन करेगा? राजा तो अभी पोप के दबाव में या धर्म के दबाव में है, तो राजा को दबाव से मुक्त करने के लिए इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग, तर्क और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग सबसे पहले इटली में आए। कहाँ आए? इटली में। और इटली में शुरू हुई पुनर्जागरण की शुरुआत। कहाँ पर? पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पर हो गई? इटली में हुई। ठीक है, और जो इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है, यहाँ पर जो दार्शनिक लोग थे, कौन से लोग? उन दार्शनिकों ने एक पृष्ठभूमि बना कर दी, और उन दार्शनिकों ने मदद कर दिया राजा को। ठीक, तो दार्शनिकों का पहला रोल जो इटली के पुनर्जागरण में शामिल थे, इसमें एक बड़ा व्यक्तित्व जिन्होंने काफ़ी कुछ बातचीत कही इस राजनीति के क्षेत्र में, वो इटली के रहने वाले थे मैकियावेली। तो मैकियावेली को राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं। ठीक है ना, किसका पिता? मैकियावेली को। मैकियावेली ने पहली बार पुनर्जागरण के युग में अपना चिंतन दिया, और पोप के जो व्यवस्था है, चर्च व्यवस्था है, उसको अतार्किक कहा, अलोकतांत्रिक कहा, चर्च व्यवस्था का विरोध किया।
ठीक, चर्च व्यवस्था का विरोध करके पहली बार संप्रभुता की बात आई। किसकी? राजा को मुक्त करना था। मैकियावेली ने बड़े जल्दी से अपना चिंतन को बदला और अब हमने राजा को तो मुक्त करा लिया। किसको? राजा को दबाव से मुक्त कराना है तो संप्रभुता लाई गई। ठीक है, अब ये जो दार्शनिक और चिंतक लोग हैं, इन्होंने अब अगला कदम शुरू किया। अब इनका था कि राजा फिर से निरंकुश ना हो जाए, क्योंकि राजा क्या हो रहा था? निरंकुश हो रहा था। ठीक है, तो राजा को निरंकुशता से अब निरंकुश नहीं बनाना है, तो इन्होंने दूसरी अवधारणा राजनीतिक चिंतन के दौर में लाई और उसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। ठीक है, कौन सा बोलेंगे? राजा को इकट्ठे नहीं हटाना है, धीरे धीरे हटाना है। अभी हमने पहले पोप से मुक्त कराया किसको? राजा को। और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पहली अवधारणा कौन सी आ गई? संप्रभुता की आ गई। इस संप्रभुता की अवधारणा के लिए पुनर्जागरण के लोगों ने थोड़ी शुरुआत की। ठीक है, जैसे मैंने मैकियावेली का नाम लिया, लेकिन इस संप्रभुता को वैश्विक धरातल पर लाने वाले लोग थे बोंदा, लास्की जैसे लोग थे। बोंदा और लास्की जैसे दार्शनिक या चिंतक थे जिन्होंने इस अवधारणा को प्रचारित किया, संप्रभुता को प्रचारित किया। ठीक है, अब ये जो संप्रभुता की अवधारणा है, इसमें अभी हम राजा को संप्रभु बना रहे थे। किसको? राजा को बना रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति को संप्रभु बना रहे थे आप, कि वो राजा दबाव में काम नहीं करना चाहिए। ऐसी बात बोंदा जैसा व्यक्ति कहता है, लेकिन आगे चल करके लास्की जैसा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि संप्रभुता की अवधारणा तो होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही अवधारणा है, लेकिन संप्रभुता एक व्यक्ति की नहीं चाहिए बल्कि समूह की चाहिए। संप्रभुता किसकी चाहिए? समूह की संप्रभुता की बात करने वाला व्यक्ति कौन आ गया? लास्की आया। जैसे ही समूह की संप्रभुता की बात करना शुरू किए तो समूह में तो अब एक नहीं, एक से अधिक व्यक्ति होंगे। तब राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में तीसरी अवधारणा का जन्म हो गया, जिसको क्या बोलोगे? लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? जैसे ही बात क्या की गई कि संप्रभुता एक व्यक्ति में नहीं बल्कि किस में होना चाहिए? समूह में होना चाहिए। ठीक है, और जब समूह में संप्रभुता चाहिए, ऐसा कौन बोला? लास्की बोला। तो संप्रभुता जब समूह में चाहिए तो यहाँ से नई अवधारणा विकसित हुई, जिसको क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। अब एक तंत्र बनेगा जिसमें लोगों का समूह होगा। लोगों का क्या होगा? समूह होगा, और वो समूह अब क्या होगा? संप्रभु होगा, यानी किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। और जब वो समूह बनेगा, क्या बनेगा? समूह बनेगा, तो अब एक व्यक्ति से पावर किसके पास चला गया? समूह के पास चला गया। तो अब जो राजा है वो हो जाएगा संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसको हमने क्या बोल दिया फिर? संवैधानिक राजतंत्र। क्या बोलेंगे हम? संवैधानिक राजतंत्र बोलेंगे। ठीक है, कुछ समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात? धीरे से चीजें हटेगी। आप ऐसा सोचोगे कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसको उल्टा कर दोगे आप, तो ये होती है क्रांति। इस क्रांति को करने के लिए एक दिन में कभी क्रांति नहीं हो सकती, है ना? और क्रांति अगर आपने एक दिन में कर दी तो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। पूरी तरह से क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। व्यवस्था को धीरे धीरे बनाया जाता है। ठीक, तो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पहली अवधारणा संप्रभुता की कौन सी आई? और जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, ऐसा कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में इसके बिना काम नहीं चलता, इसलिए हमारी प्रस्तावना में भी ये शब्द सबसे पहले लिखा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, ऐसा लिखा। बोला कि नहीं? ये न केवल भारत में है बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर भी इसकी कहानी है। ठीक है ना?
चलिए अब आते हैं थोड़ा आगे। संप्रभुता को हमने समूह में ले गया। जब समूह की जैसे ही बात आई तो क्या निकल कर बाहर आया? लोकतंत्र बाहर आया। फिर संप्रभुता से ही हमने एक व्यक्ति से अब समूह में डाला तो कौन सा राजतंत्र आया? संवैधानिक राजतंत्र आया। अब ये दार्शनिकों ने फिर अगला गेम खेला। अब उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया कि धीरे से अब जो राजा है उसको क्या करना है? हटाना है। अब जब राजा को हटा दोगे आप, तो राजा क्या था अब तक के? मुखिया था। राजा क्या था? प्रमुख मतलब क्या? मुखिया था। तो इन्होंने कहा कि भाई राजा जो मुखिया है उसको अब वंशानुगत नहीं बनाना है, बल्कि उसको क्या करना है? चुनना है। तो अब एक नई अवधारणा उन्होंने विकसित कर दी और इसके पैरेलल आ गई कौन सी? गणतंत्र। क्या आई? गणतंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र की जगह पर क्या आया? गणतंत्र आया। और बहुत सारे देशों में गणतंत्र को लाया गया। किसको लाया गया? गणतंत्र का मतलब समझ में आया? अभी तक के जो मुखिया था उसको क्या कर रहे थे आप? वंशानुगत था, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया? निर्वाचित कर दिया। तो निर्वाचित करेंगे तो क्या आ जाएगा? गणतंत्र आ जाएगा। और ये जो निर्वाचित वाला जो शब्द है ये ज्यादा तार्किक है, ज्यादा तार्किक है। इसमें समूह शासन करता है और आपकी इच्छा से करता है, ठीक है। तो एक लोकतंत्र की अवधारणा, उसके पैरेलल कौन आ गया? गणतंत्र आ गया। आया? अब अगला अवधारणा शुरू हुई कि न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ऐसा कह सकते हैं कि राजा और प्रजा का संबंध था। पहले राजा और प्रजा का संबंध है ना, कि राजा मुखिया होगा और उसकी प्रजा होगी। राजा और प्रजा का संबंध, राजा और, जैसे ये बात बोली गई कि प्रजा शब्द, राजा और प्रजा, तो प्रजा बोलते से ही गुलामी दिखती है। क्या दिखती है? हमने नहीं बोला कि सभी राजा, हमने क्या बोला? राजा और प्रजा, ठीक है। तो राजा और प्रजा के संबंध में गुलामी के अंश दिखते हैं। एक राजा है और बाकी लोग उसकी प्रजा है, मतलब सब गुलाम है, ठीक। तो ये राजा और प्रजा का संबंध को तोड़ना था, ठीक है ना। और प्रजा को राजा से क्या करना था? मुक्त करना था। तो प्रजा को राजा से मुक्त करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? स्वतंत्रता। गुलामी से मुक्त करोगे तो गुलामी का उल्टा क्या होगा? स्वतंत्रता की अवधारणा आएगी। सही है। तो अब स्वतंत्रता पहला मुद्दा हुआ। पहला मुद्दा क्या? स्वतंत्रता। फिर स्वतंत्रता के बाद न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी यही चलेगा कि वर्गीय विभाजन रहेगा। कैसा? वर्गीय विभाजन। पहले राजा, फिर राजा एक उच्च वर्ग, फिर पोप को देखें तो उच्च वर्ग, फिर सामंतों को देखें तो वो भी क्या? उच्च वर्ग, ठीक है। तो ये फिर आगे जाएंगे तो उद्योग खुल जाएंगे तो पूंजीपति, ये उच्च वर्ग। तो कुल मिलाकर एक वर्ग उच्च वर्ग का और एक गरीब, मजदूर, कृषक, ये थोड़ा सा कमजोर वर्ग है ना। तो ये जो भेदभाव है इसको धीरे से खत्म करना पड़ेगा। हमारे देश में देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ही हम पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण बन गया, वर्ग बन गया। ये वर्ग बोलते से ही वर्ग का विभाजन, यानी मानव को आपने वर्ग में बांट दिया। मानव को अगर देखा जाए तो मानव है मात्र, है ना। तो वर्ग में बांटने से ही असमानता दिखने लगी। वर्ग विभाजन बोला यानी असमानता। राजा प्रजा बोला तो गुलामी, राजा प्रजा बोला तो गुलामी, वर्ग विभाजन बोला तो असमानता। और ये असमानता को भी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। मतलब क्या हटाओगे? वर्ग विभाजन। लाना क्या है? जब स्वतंत्रता और समानता वास्तविक रूप में आ जाएगी और इन दोनों को जोड़ दोगे तो बराबर निकल जाएगा न्याय। इसी को न्याय बोलेंगे। किसी व्यक्ति को न्याय क्या क्या है न्याय? है ना। न्याय कुछ और नहीं, एक व्यक्ति को न्याय देना है, उसको गुलामी से मुक्त कर दो, क्या मिल जाएगा?
गुलामी से मुक्त कर दिया मतलब क्या दिया? स्वतंत्रता दे दिया ना। एक व्यक्ति को असमानता हटा दो, वर्ग विभाजन को क्या कर दो? हटा दोगे। तो वर्ग विभाजन हटाते से ही वर्ग विभाजन है असमानता, असमानता को हटाया तो क्या आया? समानता। उस व्यक्ति को समानता दे दी, क्या मिल गया? तो स्वतंत्रता प्लस समानता इज इक्वल टू न्याय। और जब आपने ये तीनों दे दिया किसी को, ठीक है, ये न्याय तीनों दे दिया, ठीक है, तो अपने आप लोग समान हो गए। समान किसको बोलते हैं? भाई भाई समान बोलते हैं ना, भाई भाई समान, सही है। तो एक सब आप एक दूसरे को बोलेंगे कि हम भाई भाई हैं, ऊंच नीच का भेदभाव क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगी? बंधुता आ जाएगी। और इन सब से अंतिम में मानव को क्या मिलेगी? गरिमा मिल जाएगी। मिलेगी ना? मानव को क्या मिलेगी? गरिमा मिलेगी। ठीक है, कुछ सामान्य अवधारणा जिन पर हमने बातचीत की है ना, सही है। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या? संप्रभुता का। किसका? संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर अब जैसे जैसे और ऐतिहासिक घटनाक्रम घटते चलेंगे, नई नई अवधारणाएं विकसित होती चलेगी, ठीक है। और राजा से मुक्त होकर, राजा से मुक्त होकर के अब एक अवधारणा आएगी राज्य की, एक अवधारणा आ जाएगी राष्ट्र की। राज्य की और राष्ट्र की अवधारणा आ जाएगी। तो राज्य बनाने के लिए चार चीजें चाहिए। कितनी चीजें? चार चीजें चाहिए। एक निश्चित राजनीतिक सीमा चाहिए, यानी राजनीतिक सीमा। दूसरा नागरिक चाहिए। क्या चाहिए? नागरिक। तीसरे नंबर पर एक समूह बनना चाहिए, और समूह को क्या बोलोगे? यहाँ सरकार बोलोगे। और मैंने बोला था चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? संप्रभुता। इससे क्या बनेगा? एक राज्य बन जाएगा। बनेगा, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं, हमने पहले ही बोल दिया। न तो राजा का काम चलेगा, न समूह का काम चलेगा। अगर समूह भी दबाव में काम करने लग जाए तो क्या नहीं है? संप्रभु नहीं है। समूह का मतलब सरकार। समूह का मतलब क्या हुआ? सरकार चाहिए। सरकार किससे बनेगी? नागरिकों से। राज्य बनाना है तो एक निश्चित क्या चाहिए? सीमा चाहिए। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? संप्रभुता। तो सरकार आई कहां से? लास्की ने लाया। किसने लाया? लास्की ने लाया और समूह बनाया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब बनाना था राष्ट्र। कई जगह पर राष्ट्र की अवधारणा आई। किसकी? तो राष्ट्र की अवधारणा जो है ये सांस्कृतिक पहलुओं पर चलती है। किस पर? थोड़ी भावनात्मक पहलू पर चलती है। किस पर? भावनाओं पर चलती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, कई जगह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हिंदी राष्ट्रभाषा थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के पहले थी। लोगों को आपस में भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए थी। तो जब आप लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हो तो किसकी अवधारणा आती है? राष्ट्र की। भावनात्मक रूप से क्या करना? एक। भावनात्मक रूप से एक करते हैं तो अवधारणा किसकी विकसित होती है? राष्ट्र की। ठीक है, चलें आगे। तो कुछ मोटी मोटी बातें दिमाग में आई आपके, कैसे इतिहास में घटनाक्रम घटे। पहले था मध्यकाल में धर्मतंत्र, उसके विरोध में आया पुनर्जागरण। क्या आया? और पुनर्जागरण के लोगों ने पहले किसको मुक्त कराया? राजा को। राजा को बनाया संप्रभु। फिर धीरे से राजा को खिसकाया और क्या बना दिया? संवैधानिक प्रमुख। क्या बनाया? संवैधानिक प्रमुख बनाने की कोशिश की। पहले एक व्यक्ति को संप्रभु बनाया, फिर किसको संप्रभु बनाया? समूह को बनाया। ऐसे घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़े और तर्कों पर बातें शुरू हुई और लोकतांत्रिकरण की ओर बढ़े हम। किसकी ओर? लोकतंत्र कैसे आया पता चला, फिर गणतंत्र कैसे आया पता चल गया। चला कि नहीं? और फिर इन्हीं से निकल करके ये सब आया और इतनी अवधारणाओं से काम चल जाएगा। इतने की ही जरूरत है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक लाइन में बोले तो क्या बनाएंगे?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य बोलते हो, है ना, क्या बोलते हो, लोकतांत्रिक। पंथ निरपेक्ष एक छोटी अवधारणा है, बात करेंगे। ठीक है कि हमारे देश में बहुत सारे पंथ के लोग रहते हैं, इसलिए हम पंथ निरपेक्ष शब्द लाए। अगर किसी देश में एक ही धर्म के लोग रह रहे होंगे तो क्यों बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की, करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। फिर आर्थिक कुछ घटनाक्रम होंगे अर्थशास्त्र के, जहां पर पूंजीवाद और समाजवाद का कॉन्सेप्ट आएगा, पूंजीवाद और। तो यहां एक और बात कर दे रहे हैं, देखो शुरुआती दौर में राजा को हमने क्या किया, संप्रभु बनाने की कोशिश की, किसको, राजा को। तो राजा को पहले मदद करने वाला व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं, या उसके दबाव में काम कर रहा है, पोप था। कौन, पोप। सामंत लोग थे, कौन से, धीरे से राजा को संप्रभुत्व बनाते में दार्शनिकों का योगदान रहा, लेकिन राजा को संवैधानिक प्रमुख बनाने में बहुत साल बीत गए और इनका रोल आया, किसका, पूंजीपतियों का। इन्होंने राजा को क्या बनाना शुरू किया, संवैधानिक प्रमुख बनाने की बात की। ठीक है, अब राजा संवैधानिक प्रमुख है, मतलब राजा निरंकुश नहीं होगा, समूह के अनुसार चलेगा। तो पूंजीपति लोग जब आएंगे तो ये कहेंगे कि सब कुछ क्या कर दो, मुक्त कर दो। क्या करो, मुक्त कर दो। सब कुछ मुक्त करने की बात करने वाले लोग पूंजीपति। अब राजा से भी मुक्त करो और इससे भी मुक्त करो, किससे, राज्य से, यानी सब चीज से क्या करना है, मुक्त करना। ये बात कौन कहेंगे, तो समाज में एक वर्ग आएगा, पूंजीपति का वर्ग। किसका वर्ग, पूंजीपति का वर्ग। ठीक, अब पूरे वैश्विक स्तर पर 3 घटनाक्रम जिनने इन नई आधुनिक अवधारणाओं को लाया, ठीक है ना, जिसको हम आधुनिक मूल्य भी कह सकते हैं, आधुनिक मूल्य। ठीक है, और इन आधुनिक मूल्यों में पहला मूल्य स्वतंत्रता का, लोकतंत्र का भी कह सकते हो। किसका, आधुनिक मूल्य है ना लोकतंत्र, क्योंकि आधुनिक काल का शासन तंत्र है, कौन सा। तो आधुनिक मूल्यों में एक आ गया लोकतंत्र, सही है। दूसरे नंबर पर अभी देखी थी हमने स्वतंत्रता की अवधारणा। तीसरे नंबर पर कौन सी, समानता। फिर न्याय, न्याय के बाद बंधुत्व। ये सब कैसे मूल्य हैं, आधुनिक मूल्य। इस तक पहुंचने के लिए हमको चलना पड़ा सबसे पहले पुनर्जागरण। क्या, पुनर्जागरण शुरू कहाँ से हुआ, इटली से। इटली से शुरू और पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, पुनर्जागरण का मतलब फिर से क्या होना, जाग जाना। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, फिर से जागना। पुनर्जागरण इटली से शुरू और पूरे यूरोप में फैल गया। और पुनर्जागरण का मतलब कुछ और नहीं था कि धर्म की बात मानने की बजाय किसको मानो, तर्क पर बल दो, वैज्ञानिक चिंतन पर बल दो। किस पर बल दो, वैज्ञानिक चिंतन पर, वैज्ञानिक चिंतन। ठीक है, देंगे बल, किस पर बल, वैज्ञानिक चिंतन पर बल देंगे। तो पहली अवधारणा आ गई किसकी, पुनर्जागरण की। इन सब को लाने में पहला रोल पुनर्जागरण का, और पुनर्जागरण शुरू होता है 1350 से। कब से शुरू होता है, 1350 से। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इटली के बाद इंग्लैंड में हमने कहा कि राजा को हटाना है धीरे से, और कैसा राजतंत्र लाना है, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है ना। तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति, सही है। और इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई, 1688 में। पुनर्जागरण शुरू हुआ था 1350,
इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति आई 1688 में और यहाँ पर आ गया संवैधानिक राजतंत्र। जानते हो ना आप लोग कैसा राजतंत्र आया? संवैधानिक राजतंत्र आया। संवैधानिक राजतंत्र में राजा मुखिया होता है लेकिन नाम मात्र का। कैसा होता है? नाम मात्र का। और चुनी हुई सरकार के हाथ में सारे पावर होते हैं। तो संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा पहली बार कब आई? इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति में 1688 में आ गई संवैधानिक राजतंत्र की। और यहाँ राजा जो है वो कैसा है भाई? वंशानुगत है ना, वंशानुगत। अब इस संवैधानिक राजतंत्र को हटाना है। किसको? संवैधानिक राजतंत्र को। और इस संवैधानिक राजतंत्र को हटाने के पहले एक और बात कर लेते हैं, ठीक? यानी इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति से वैश्विक स्तर पर एक अवधारणा आ चुकी थी कि राजा प्रजा का संबंध खत्म। राजा प्रजा का संबंध खत्म। अब प्रजा के पास पावर आ गए, वोट देने का अधिकार किसके पास? हमने राजा प्रजा का संबंध खत्म। इसका मतलब कि कौन सी अवधारणा आई पहली बार में? स्वतंत्रता की। किसकी अवधारणा? स्वतंत्रता की अवधारणा आ गई, ठीक है। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति से पहली बार राजा प्रजा के संबंध खत्म हुए और स्वतंत्रता की अवधारणा आई। हो गया। अब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति आई। किसकी? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इस इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत हुई 1750 से। किसकी? 1750 से, ठीक है। इस इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1750 में। साहू कौन है? क्या नाम है आपका? पूरा बोले जोर से। दीक्षा, ये बताओ इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से वैश्विक स्तर पर कौन सी अवधारणा विकसित हुई? हमने जो ऊपर लिखा है उनसे मतलब है मेरा। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं। जो चीजें मेरी ऊपर होती है उसके नीचे उसकी ही बात होगी। समानता की अवधारणा। उद्योगों में काम करने एक अमीर व्यक्ति भी गया और एक गरीब भी गया। दिन भर मिलकर के दोनों ने काम किए। वहां पर विभाजन नहीं था कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है। ऐसा कोई विभाजन होगा क्या? बिल्कुल विभाजन नहीं इस प्रकार का। वहां तो काम करने वाला सब व्यक्ति एक समान हो जाता है, ठीक है। वहां जाति पाति का भेद नहीं होता। यानी हम कहें कि जाति पाति का भेद मिट जाता है। यहां तक कि लैंगिक भेदभाव जो होता है महिला और पुरुष के बीच, वो भी धीरे से यहाँ समाप्त हुआ। यानी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो 1750 में शुरू हुई, इसने वैश्विक धरातल पर किसको लाया? समानता को लाया। समानता लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि सरकार कानून बनाकर लोगों को दबाव में बोले कि तुम समान बनो, कोई भेदभाव नहीं करेगा। और एक तरीका होता है कि लोग स्वयं से मिलकर के क्या करें? समानता लाए। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बना दो कि लोग अपने आप क्या कर ले? समानता का दृष्टिकोण ला दे। सही है, कह रहा हूं ना। एक और बात कर लेते हैं। हमारे देश में देखा होगा आपने, आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। नाम सुना था आपने? ठीक। ब्रह्मचर्य व्यवस्था में हम क्या कर रहे थे कि शिक्षा ग्रहण करने जाता था बच्चा। क्या ग्रहण करने? शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्षत्रिय वर्ग का या ब्राह्मण वर्ग का बच्चा जाता था। ध्यान से देखो जरा अच्छे से, पूरे कुछ पौराणिक कथाएं सुनी हो तो, है ना। और ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति शिक्षा दान करता था, क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति और ब्राह्मण वर्ग के बच्चे ही उस गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एकलव्य शूद्र जाति के थे,
इसलिए उनको शिक्षा देने से द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। यानी शिक्षा में भी क्या थी? असमानता थी, भेदभाव था क्या नहीं? ठीक। अगर शिक्षा व्यवस्था में उसी समय ये हो जाता कि शिक्षा सभी वर्गों को दी जाएगी, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का, और राजा भी ये काम करता उस समय, तो समानता बहुत पहले आ जाती, पहले आती। सही है। तो समानता लाने में किसने रोल प्ले किया? किसने प्ले किया? और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने। अब उद्योगों में काम कौन करेगा? वो व्यक्ति काम करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। कैसा होगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उद्योग में काम करेगा ना। तो धीरे धीरे तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कि कौन सी शिक्षा? क्योंकि उद्योग में मशीन चलाना है, तो शिक्षा पर बल दिया गया। किस पर? शिक्षा। तो यहाँ औद्योगिक क्रांति से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो निकलेगी क्या? किसको बल देगी ये क्रांति? शिक्षा को बढ़ावा देगी। अब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खोले। ध्यान से देखो, स्कूल खोले, स्कूल में सब लोग जाएंगे पढ़ने। सरकारी स्कूल है। कैसा स्कूल? सरकारी स्कूल। ये भेदभाव नहीं करता कि ये ब्राह्मण का बच्चा है कि ये शूद्र का बच्चा है या गरीब का बच्चा है। करता है क्या? वहां पर सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ना। तो स्वाभाविक है कि सभी वर्ग का बच्चा एक साथ पढ़ता है, यानी शिक्षा ने भी क्या लाया होगा ना। स्कूल में सब लोग साथ में पढ़ेंगे और छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं कौन किस जाति का, वो एक दूसरे के घर जाएंगे और खूब ऐसा हुआ। तो समानता लाने में रोल किसने प्ले किया? स्कूली व्यवस्था ने, कह सकते हो। कौन सी व्यवस्था ने? शुरुआती दौर में भारत में खूब सरकारी स्कूल खुले। हर व्यक्ति कहां पढ़ रहा था? सरकारी स्कूल में। आज प्राइवेट स्कूल ज्यादा है। कैसे स्कूल? तो प्राइवेट स्कूल में भी कुछ बहुत उच्च वर्ग के स्कूल हैं। अब भेदभाव हो रहा है फिर से। शिक्षा व्यवस्था में क्या होने लगा? स्कूल कौन से में पढ़ता है? कॉन्वेंट में पढ़ रहा है तो उच्च वर्ग का होगा। दिमाग में मानसिकता आ गई। और सरकारी में पढ़ रहा है मतलब रिक्शा वाले का बच्चा है। क्या कर दिया आपकी शिक्षा व्यवस्था? अब क्या कर रही है? भेदभाव बना रही है। बना रही कि नहीं? पहले नहीं था ऐसा। आप खुद देखो। सही कह रहा हूं? चलिए, तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने क्या लाया? समानता लाया। ये इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, धीरे से पूरे यूरोप में फैलेगी। पूरे यूरोप में, तो धीरे से पूरे यूरोप में क्या आएगा? समानता का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहले से ही कौन सा कॉन्सेप्ट आ चुका? लेकिन अभी कैसी स्वतंत्रता है? संवैधानिक राजतंत्र की है। ठीक है। इस संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा को तोड़ने का काम आगे अमेरिकी क्रांति में हुआ। कौन सी क्रांति? अमेरिकी क्रांति में हुआ। ठीक है। अमेरिकी क्रांति कब हुई? 1776 में। ठीक है। और अमेरिकी क्रांति से अब जो मुखिया था संवैधानिक राजतंत्र वाला, वो चुना जाने लगा। इसका मतलब लोकतंत्र तो आ ही गया था। लोकतंत्र तो यहीं आ गया। कहां पर? इंग्लैंड की क्रांति में ही क्या आ गया था भाई? संवैधानिक राजतंत्र की जगह पर क्या आ गया है? लोकतंत्र आ गया था। लेकिन उस लोकतंत्र के साथ क्या जुड़ा था? संवैधानिक राजतंत्र जुड़ा था। अब यहां पर भी लोकतंत्र आएगा, लेकिन अब इस लोकतंत्र के साथ जुड़ जाएगा कि मुखिया क्या होगा? निर्वाचित होगा। इसका मतलब क्या आएगा? गणतंत्र आएगा। क्या आ जाएगा? गणतंत्र किसने लाया? अमेरिकी क्रांति ने लाया। ठीक है। तो अमेरिका में गणतंत्रात्मक व्यवस्था आ गई। अब अमेरिका में क्रांति हुई, इसका बड़ा प्रभाव पड़ा फ्रांस में। और कौन सी क्रांति आई? फ्रांसीसी क्रांति। इस फ्रांसीसी क्रांति जो कब आई है? 1789 में आई है। इस फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रणेता नेपोलियन। कौन सा? नेपोलियन। और इस नेपोलियन ने ये लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र, इसको पूरे यूरोप में फैलाया। कहां पर? पूरे यूरोप में। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति फिर से पूरे यूरोप में। पूरे यूरोप में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप में फैलेगी। पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ, पूरे यूरोप में फैला। सब कुछ कहां फैलता जा रहा है? यूरोप में। तो यूरोप धीरे से क्या होगा? आगे निकलेगा, क्योंकि सब चीज क्या हो गया? पहले से कहां आ गई है? यूरोप में आ गई। आई है। तो फ्रांसीसी क्रांति आई, नेपोलियन आया। नेपोलियन ने
सब जगह जहां जहां पर आक्रमण किया वहां पर राजा को हटाया, और राजा को हटाने के बाद वहां के चुने हुए लोगों को पावर दे दिया। जीता स्वयं ने, और जो जीते हुए क्षेत्रों में क्या ला दिया? स्वतंत्रता लाया, समानता लाया, लोकतंत्र लाया, गणतंत्र लाया, सब कुछ ला दिया पूरे यूरोप में। लोकतंत्र, गणतंत्र सबको पूरे यूरोप में फैलाने का काम कहाँ पर? नेपोलियन ने कहाँ फैलाया? पूरे यूरोप में। पूरे यूरोप में फिर से इन सबको फैला दिया। तो जितने यूरोप में राजा महाराजा का शासन था, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे देशों में, वो सब खत्म हुआ। तो एक साथ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप सोचो कि कई वर्षों, हजारों वर्षों से राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी। वो ऐसे क्रांति की तरह नहीं बदलेगी, बदलने में धीरे धीरे का समय लगेगा, धीरे धीरे बदलेंगे। 1350 से काम शुरू किया था। कब से? 1350 से देखें तो यहाँ पर 1789, 1800 आ गया, लगभग 5 साल हो गए, 500 साल। 500 सालों में जाकर के अभी केवल यूरोप में ये आया है। कहाँ पर? यूरोप में आया। ठीक है, सही है ना? तो ये फ्रांसीसी क्रांति ने रोल प्ले कर दिया और सभी जगह पर ये ला दिया। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र और गणतंत्र कहाँ पर आया? केवल यूरोप में आए। अब ये जो देश है, ये सब के सब देश जो है अब आगे बढ़ गए। तो इन सभी देशों ने शुरुआत कर दी कॉलोनी बनाने की। अब एक नई अवधारणा आ गई फिर से एक नए तरीके से गुलाम करने की, और वो क्या था? उपनिवेशवाद। ठीक है, कौन सी अवधारणा आई? उपनिवेशवाद आई। तो उपनिवेशवाद बोलते से ही कॉलोनी बनाना, वहां के लोगों को गुलाम बनाना। तो अब अभी यूरोप क्या हुआ है? स्वतंत्र हुआ है यूरोप। और हम ऐसा कह सकते हैं कि यूरोप स्वतंत्र हुआ है राजाओं से। किससे? राजाओं से। अब ये जो राजाओं से स्वतंत्र हुआ, जो सरकारें हैं, अब ये दूसरे देश को गुलाम बनाने की लग गई। दूसरे देश को गुलाम बनाना मतलब क्या? और इस उपनिवेशवाद को तोड़ा इसने। किसने तोड़ा? यूएनओ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने लाया उपनिवेशवाद के उलट विऔपनिवेश की संकल्पना। किसकी लाया? विऔपनिवेश की संकल्पना लाया। ठीक है, तो पूरे वैश्विक स्तर पर उपनिवेशवाद के विरोध में उपनिवेशवाद आ गया। विऔपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, और लाने में किसका रोल? यूएनओ का रोल। ठीक, अब यहां पर हम सब देख रहे थे बहुत सारे काम इंग्लैंड से शुरू हुए। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई, वहां सबसे पहले लोकतंत्र आया, वहां सरकार बन गई। इंग्लैंड में पहले उद्योग आया, वो क्रांति में बढ़ा। इसका मतलब पूरे विश्व में लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले और पुनर्जागरण के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक एक सुपर पावर है। कौन? इंग्लैंड सुपर पावर है। इंग्लैंड क्या है इस समय? सुपर पावर होगा, क्योंकि सब कुछ वहां पहले आ गया, इसीलिए वो सुपर पावर बनेगा। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, 1929 की मंदी आ गई, 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ लिया। इन सबसे चलते चलते ब्रिटेन की हालत क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, और एक नया सुपर पावर आया, अमेरिका। कौन आया? अमेरिका एक नया सुपर पावर आया, जिसने यूएनओ में सबसे बड़ा रोल प्ले किया और इसको बढ़ावा दिया। किसको? विऔपनिवेशवाद को। क्यों दिया बढ़ावा? क्योंकि इसके उपनिवेश नहीं थे। इंग्लैंड का उपनिवेश था, इसका उपनिवेश नहीं था, अमेरिका का था नहीं। तो इसने कहा कि जल्दी जल्दी लोगों को क्या कराओ? स्वतंत्र कराओ, सुपर पावर को हटाओ, हम सुपर पावर बनेंगे और लोगों को मदद करेंगे। तो इन्होंने विऔपनिवेशवाद को क्या कर दिया? बढ़ावा दे दिया। और इनके पास पैसा भी आ गया। किसके पास? अमेरिका के पास। जिसके पास पैसा वो आगे बढ़ेगा ना। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है साम्राज्यवाद। क्या होता है? साम्राज्यवाद होगा। उपनिवेशवाद का मतलब साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी नीतियां होगी। साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है, और डार्विन का नियम लगाना है। योग्यतम की
उत्तरजीविता का नियम किसका है? डार्विन का है। ठीक है, ऐसे नियम लगेंगे। अब अमेरिका आया, इसके उपनिवेश नहीं थे, इन्होंने पहले लोगों को स्वतंत्र कराया। अब जो लोग स्वतंत्र हुए वी उपनिवेशवाद में, तो उनके पास पैसा नहीं था, तो अमेरिका ने फिर अपना गेम शुरू किया और फिर इसने भी साम्राज्य शुरू किया अपना, लेकिन इसको बोलते हैं आर्थिक साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं? भारत को भी फंसाने की कोशिश की इसने कि मैं पैसा दे देता हूं, कुछ गेहूं दे देता हूं, शुरुआत में दिया भी, भारत फंसा भी। ठीक है, लेकिन भारत जल्दी समझ गया, इसलिए भारत ने ला लिया गुट निरपेक्षता। क्या ला लिया? पाकिस्तान उलझ गया। कौन? पाकिस्तान जल्दी से उसके चंगुल में फंसा, तो आज भी फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान पर अमेरिका का कब्जा है आज। कैसा साम्राज्यवाद? तो पाकिस्तान की संप्रभुता पर आज भी पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में निर्णय लेता है। इसका मतलब क्या? पाकिस्तान की संप्रभुता पर क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। और सब कुछ लड़ाई किसकी है? संप्रभुता की। तो आज जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो किसका चल रहा है? लोगों को पैसा दो, नहीं मांग रहा है तो भी धीरे से, जब परिस्थिति खराब होगी तो थोड़ा सा सरका दो, ले ही लेगा। एक बार आदत बिगड़ गई तो फिर वो लेता रहेगा, फिर अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करो। ऐसे ही चलता है पूरी दुनिया में। ये केवल अमेरिका नहीं कर रहा है, हर आदमी करता है, आप हम सब करते हैं। सबके अपने अपने स्वहित है, क्योंकि मानव जन्म से ही स्वार्थी प्राणी है। जन्म से बोला, पैदा हुए थे तब से स्वार्थी हो आप लोग। थोड़ा याद करो, बिस्किट लाते थे जब छोटे थे आप, कितने लोगों को बांटते थे? किसी को नहीं। जबकि आपको समझ भी नहीं है तब भी आपने बिस्किट नहीं बांटी। अपने भाई को नहीं दी, पिताजी को नहीं दी, माताजी को नहीं दी, और किसी ने खा लिया तो रोने लगे। हुआ है कि नहीं? देख लो क्या हो आप लोग। मनुष्य जन्म से स्वार्थी है। हो गया? कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत कहानी कुछ क्या महत्वपूर्ण है, कैसे अवधारणा विकसित होती है, कितने लंबे साल चल गए और हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आदि बनाने। ठीक है, हमने अपनी संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क लग गया था जब अमेरिका ने हमको गेहूं दिया था। क्या दिया था? और वो कहते थे अमेरिका वाले कि भारत जो है सांप बिच्छुओं का देश है। किसका देश? और सही कह रहे थे वो। आज से आपने भी देखा होगा, कभी सपेरे हमारे गांव में आया करते थे और हमको सांप दिखाते थे ना। आज आप लोगों ने देखा तो आज से 40 साल पहले देखोगे हर गांव में सपेरे मिल जाएंगे। तो जितने विदेशी आते थे तो उनको क्या दिखता था? तो अब बोलते हैं कि ये सांप बिच्छुओं का यही देश है क्या, जो आज तकनीकी रूप से इतना विकसित हो गया। हमारे देश में ऐसे विकास हुआ है, वी शेप में बोलते हैं। कौन सा शेप? बहुत जल्दी से बदल दिया, ये भारतीयों ने बदला। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हुई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये सब कहानियां भी सुनना पड़ेगा। यद्यपि ये पॉलिटी से रिलेटेड, अभी पीटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो समझ बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास बुकलेट नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, फिर भी एक छोटी सी बातचीत जरूर मैं कर दूं, फिर कल तक आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। अब आती है बात संविधान बनाने की। क्या बनाने की है ना? पॉलिटी में क्या बनाओगे? संविधान। ठीक है, और इसमें केवल एकमात्र अवधारणा इस पर ही पूरा का पूरा हमारा संविधान टिका है। किस पर? राज्य पर। मैंने राज्य की कई बार कहानियां सुनाई आप लोगों को कि एक गांव था, एक गांव मान लेते हैं, उस गांव में 50 लोग रहते थे। कितने लोग?
50 लोग, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि हम एक क्षेत्र विशेष के लोग हैं रहने वाले, एक क्षेत्र विशेष के लोग हैं रहने वाले। उसमें सब लोग कृषि करते थे। क्या कर रहे थे? उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गया। कब से? उत्तर वैदिक काल से ही कृषि का काम शुरू हो गया। ठीक है, तो सब लोग कृषि कर रहे हैं। एक इतना एरिया है, बहुत सारे घर है यहाँ पर, है ना, सबके अलग अलग बने हुए घर। यहाँ पर एक्स नाम का व्यक्ति रह रहा है, यहाँ वाई नाम का, यहाँ जेड नाम का, ठीक है, और एक एल नाम का व्यक्ति भी था। किस नाम का? एल नाम का। बहुत सारे लोग थे, सब अपने अपने ईमानदारी से काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। एल नाम का व्यक्ति जो था वो काम बिल्कुल नहीं करता था, काम बिल्कुल नहीं करता था। और अब खाने पीने के लाले पड़ेंगे तो एल क्या करेगा? ये जितने लोग कमा खा रहे हैं, है ना, इनके यहाँ से क्या करेगा? चोरी कर लेगा। ठीक है, चोरी नहीं कर पाया तो जबरदस्ती लूट लेगा। क्या करेगा? अब ये एल जो है ऐसा लूट माट करके एक और अपने साथ में एम को जोड़ीदार बना लिया। भैया तू भी काहे काम कर रहा है? बिना काम करे सब कुछ मिल जा रहा है, तो दो हो जाएंगे तो ज़्यादा लूटेंगे, चोरी करेंगे। बड़ी परेशानी, सब लोग परेशान हो गए, बेचारे बड़े ईमानदार लोग थे। तो ये दोनों बड़े धीरे धीरे पावरफुल बनने लग गए। लेकिन इन सब में काम करने वालों में एक जो था उसके पास में 11 बच्चे थे, क्रिकेट की टीम थी। ठीक है, सबके सब गए ये 11 बच्चे वाले के पास, क्या तेरे पास 11 बच्चे हैं और सब हट्टे कट्टे हैं, हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे आपको। थोड़ा थोड़ा क्या देंगे? पैसा देंगे, ताकि आप 11 के 22 करो। ठीक है, 11 के 22 करो। लेकिन ये जितने चोरी करने वाले हैं जरा इनको सबक सिखाओ। इनको क्या करो? हम थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, और थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके आपको कहेंगे कि भाई आपके पास 11 पहले से है आपके, है ना, 11 दूसरे लाओ, दूसरे 11 लाओ, आप कितने बनाओ? 22 बनाओ। और ये जो चोरी करने वाले, लूटपाट करने वाले लोग हैं, इसके कारण हम रात में सो नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो आप इनसे हमको सुरक्षा दो। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर के इसको बना दिया अपना मुखिया। क्या बनाया? मुखिया बनाया। इस मुखिया को क्या दिए? पैसा। सब ने दिया। जो पैसा दिया वो कहलाया कर। क्या कहलाया? और पैसा दे करके कहा कि कुछ आदमी रख लो भाई पैसे से। तो उसने 11 तो खुद के थे, दूसरे 11 बाहर के रख लिए। कितने हो गए? 22। बन गई सेना। क्या बन गई? सेना। और इस सेना को अब रात में लगा देना काम पे, हमको देगी क्या? सुरक्षा। तो जब आप कर दोगे तो क्या देंगे? सुरक्षा दी जाएगी। ठीक, अब एक मुखिया को दिया था, तो ये मुखिया बागे चल करके बन गया राजा, और उसका जितना क्षेत्र था वो बन गया राज्य। क्या बन गया? राज्य बन गया। ठीक है, तो राज्य की अवधारणा ऐसे विकसित हुई कि एक बड़ी मछली को सबने पैसा दे दिया, ठीक है, ताकि छोटी मछली को क्या मिल जाए? सुरक्षा मिल जाए। ठीक है, और राज्य बना। धीरे से ये सब लोगों ने कहा कि भाई एक ही आदमी को पैसा क्यों दे, अब समूह को पैसा देते हैं। किसको पैसा देते हैं? समूह को। तो समूह का तंत्र हो जाएगा, समूह को मिलेगा टैक्स, समूह देगा क्या? सुरक्षा। तो इस समूह से क्या आ जाएगा? लोकतंत्र आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली अवधारणा कौन सी विकसित हुई? राज्य। राज्य की अवधारणा क्यों विकसित हुई? केवल
नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए। नागरिकों को क्या देना है? सुरक्षा देंगे। नागरिकों को सुरक्षा देना है कि वो रात में गहरी नींद लेकर क्या हो? सो जाएं। गहरी नींद लेकर सो जाएंगे। इसका मतलब कैसे सो जाएंगे? स्वतंत्र होकर सो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति डर में सो रहा है तो भय में भी है तो भी वो स्वतंत्र, उसको करना है भय मुक्त। क्या करना है? भय मुक्त करना है। और जब भय मुक्त होगा तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। और जब भय मुक्त होकर के आदमी सोएगा तो भरपूर नींद लेगा। जब भरपूर नींद लेगा तो बीमार नहीं होगा, तो उसका शारीरिक विकास होगा। कैसा विकास? आप भी अभी पीटी की परीक्षा है, जितना ज्यादा सो सकते हो पीटी निकल जाएगा, जितना ज्यादा सो जाओगे। अब ऐसा नहीं कि अब कुंभकर्ण ही बन गए, परीक्षा के दिन उठ रहे हैं। आपने बोला था कि सो जाओ ज्यादा। सोने का मतलब है कि भरपूर नींद लीजिए। क्या लीजिए? भरपूर नींद लीजिए। और ध्यान से देखो, अभी परीक्षा का डर भर गया हमको, हम भय युक्त हो चुके हैं। क्या? भय युक्त। भय मुक्त हो जाओ, क्या होगा आखिरी में? फेल ही तो होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने ये सोच लिया कुछ नहीं होने वाला है तो सचमुच आप पास हो जाओगे। क्योंकि आप क्या हो गए? एक तो भय मुक्त हो गए, प्रेशर बिल्कुल नहीं है, तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा। क्यों? जो व्यक्ति स्वतंत्र और भय मुक्त होता है उसका न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि ये वाला विकास भी होता है। कौन सा? मानसिक विकास, बौद्धिक विकास बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। आपको पहले तो भरपूर नींद लेना है, फिर भय मुक्त होना है, और उसके बाद जब भय मुक्त हो जाओगे तो इतना सारा विकास अपने आप हो जाएगा और आप इस परीक्षा से मुक्त हो जाओगे, पास हो जाओगे। का मतलब क्या हुआ? अभी तो आप बंधन में हो के नहीं, अभी दिमाग में यही चल रहा है, अरे क्या होगा। तो ऐसे ठीक। तो राज्य की अवधारणा आएगी, बस इसी की जरूरत है, इसके अलावा कोई नहीं। अब जिसको पावर दिया आपने, चाहे आपने एक व्यक्ति को दिया हो या समूह को, कभी कभी ऐसा वो करेगा कि आपको ही चापने दौड़ेगा। आप ही पैसा दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? कर दे रहे हो, और यही क्या करने लग जाएगा? जो इसको पैसा दे रहे थे वही आपका शोषण करने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर आगे जितनी भी बातचीत होगी वो होगी राज्य और नागरिक संबंध पर। राज्य नागरिक संबंध पर चर्चा होगी। किस पर? राज्य और नागरिक के संबंध पर। राज्य बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए थी? एक निश्चित राजनीतिक सीमा, दूसरा वहां के नागरिक, जिसको राजा बनाओगे, और नागरिक उसके बाद बनी हुई एक समूह यानी सरकार, और वो दबाव में काम नहीं करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? संप्रभु। तो क्या सरकार को केवल संप्रभु बनाओगे? जनता भी संप्रभु होना चाहिए। जनता की संप्रभुता कहां दिखेगी? जब वो वोट देने जाएगा तो किसी के दबाव में वोट नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। तो अंतिम पावर किसके पास? जनता के पास। कब दिखेगी? 5 साल में। कितने बार? बीच बीच में भी दिखेगी। आंदोलन कर दो, कर रहे हैं अभी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, नाम सुना है कि नहीं? हो रहा है ना? चलिए ठीक। तो पूरा का पूरा खेल है किसका है भाई? पहला नंबर पर राज्य का। और राज्य में कितनी चीजें होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? निश्चित राजनीतिक सीमा। सही है। और इस निश्चित राजनीतिक सीमा को बनाना पड़ेगा। भारत में इस काम के लिए कई वर्ष लग गए। ध्यान से देखो जरा, एक एक की बात कर लेते हैं। पहला नंबर निश्चित राजनीतिक सीमा, दूसरे नंबर पर क्या? नागरिक, उस पर भी आ जाएंगे। एक निश्चित राजनीतिक सीमा, वैसे भौगोलिक रूप से देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप था, याद है आपको? कौन सा? भारतीय उपमहाद्वीप, याद है ना? बिल्कुल शार्ट में बता दे रहे हैं, दिमाग में आ जाएगी बातें। यहां से एक पर्वत था इधर, और एक इधर पर्वत, और एक इधर। ये पूरी तरह से भौगोलिक रूप से एक निश्चित राजनीतिक सीमा थी।
जिसको भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। सुलेमान कीर्थ, हिमालय, अराकानियोमा, एक भारतीय क्या था, उपमहाद्वीप, और एक बंद था। कैसा क्षेत्र है, बंद थे क्षेत्र था। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में हम कह सकते हैं कि एक पहले से ही भौगोलिक सीमा बनी थी। कौन सी सीमा, भौगोलिक सीमा। बाद में हम इसी भौगोलिक सीमा को राजनीतिक सीमा में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, राजनीतिक सीमा में। अब इस भौगोलिक सीमा के भीतर प्राचीन काल से चल रहा था राजतंत्र। क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। छोटे छोटे राजा, कई लोगों ने इस राजतंत्र में प्राचीन काल में देखें तो पहले नंबर पर मौर्य लोगों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया। किन्ने, पूरे इसको एक भाग में कन्वर्ट कर लिया था। किन्ने, मौर्यों ने। यानी एक निश्चित भौगोलिक सीमा को निश्चित राजनीतिक सीमा में कन्वर्ट कर दिया। किसने, मौर्यों ने। और इस मौर्यों में ने जब ये लाया तो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, उसकी विदेश नीति काम कर गई। किसकी, कौटिल्य की। अभिषेक पटेल रांझी कौटिल्य के विदेश नीति के 4 बिंदु, द्वैधी भाव, संधि, विग्रह, द्वैधी भाव, आसन आदि। ठीक है। तो हमको मालूम था, कल बात कर रहे थे हम लोग, पहले यहां से यहां तक का ही मिला था। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, घनानंद से। वो तो घनानंद बनाया था। कौन बनाया था, घनानंद के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, विरासत में मिल गया। आगे कौटिल्य की नीतियों से आगे के वर्षों में भी ये साम्राज्य कैसा बना, अखिल भारतीय। उस बंद क्षेत्र में ही बनाए। तो एक निश्चित भौगोलिक सीमा ने एक निश्चित राजनीतिक सीमा मौर्यों के काल में, फिर किसके समय बनी, गुप्त के काल में। किसके काल में, गुप्त के काल में। फिर एक अखिल भारतीय साम्राज्य बना पूरब भर में। फिर आगे जाएंगे तो मुगल काल में देखेंगे हम। किस काल में, ऐसा कह सकते हो कि अकबर के काल में। किसके काल में, यानी मुगल के काल में देखेंगे। और अंत में सबसे बड़े बात करें तो औरंगजेब के काल में। एक अखिल भारतीय था, कैसा। फिर औरंगजेब के जाने के बाद सब टूटने लगा। क्या हो गया, टूटने लगा। आधा काम किसने किया, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जीत जीत कर भारत को 2 भाग में बांट दिया। एक बनाया, एक निश्चित राजनीतिक सीमा बनाने का काम अंग्रेज भारत में किए। और उन्होंने बनाया एक ब्रिटिश प्रांत। याद है क्या, कौन सा प्रांत बनाया, जितना ब्रिटिश प्रांत बनाया वहां पर उन्होंने एक कर दिया। सबको जीतते गए और उसको मिलाते गए और एक क्षेत्र बनाना शुरू किया। एक निश्चित राजनीतिक सीमा बनाने का आधा काम अंग्रेजों ने कर दिया, उसमें क्या बनाया, ब्रिटिश प्रांत बना दिया। सही कह रहा हूं। और फिर आधा काम जो बच गई थी बहुत सारी को, छोटी छोटी क्या, देसी रियासत। इन देसी रियासतों को एक करने का काम पटेल ने किया। किसने, पटेल ने किया। और इन दोनों को मिला करके एक बनाया अखिल भारतीय राज्य। क्या बनाया, अखिल भारतीय बनाया ना। तो पूरा अगर हम एक निश्चित राजनीतिक सीमा की बात करें तो आधा काम अंग्रेज करके गए और आधा काम बाद में हुआ। अगर अंग्रेज ये काम नहीं करते तो भारत के भीतर 100 देश होते। कितने देश, 100 देश, छोटे 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 छोटे। दक्षिण अफ्रीका के भीतर लेसेथो और स्वाजीलैंड है ना, युगांडा, रवांडा, बरुंडी और लाइबेरिया, सियरा लियोन, छोटे छोटे देश बने। ऐसे गंगा के मैदान में भी न जाने कितने देश बनते। यानी अंग्रेजों ने सबको मिलाकर क्या बनाया, एक निश्चित राजनीतिक सीमा बनाने की कोशिश की। ठीक है। उन्होंने म्यांमार को भी भारत में मिला के रखा था। 1935 से हमने म्यांमार को क्या किया, अलग किया।
किसको? नेपाल पर भी उनने आक्रमण करके नेपाल को भी मिला के रख लिया था। किसको? और इधर वाला एरिया तो था ही पहले से, था ना, बाद में भले विभाजन हो गया, नहीं तो एक निश्चित राजनीतिक सीमा होती और बड़ी। ठीक है, सोचिए जैसा अमेरिका में इतना बड़ा देश है, हमसे बड़ा क्षेत्रफल है किसके पास? अमेरिका के पास। वो अगर एक हो सकता है उतने साल पहले, तो यहाँ पर भी एक किया जा सकता था। लेकिन ये उपनिवेशवाद की चरम परिणति अंत में भारत विभाजन के रूप में दिखी। किसके रूप में? क्योंकि जो जाएगा तो तोड़ फोड़ के जाएगा, उसको क्या मतलब है ना, कि आपको बड़ा करके या बना के जाए, उनको मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर कोई छोड़ेगा, जैसे आप कहीं पर रूम लेते हो तो लास्ट दिन जो है पूरी भड़ास निकाल के जाते हो कि नहीं? और फाड़ फूड़ के गए, लास्ट में एक लात भी मार के जाते हो। कई लोगों को हमने देखा ऐसा होता है ना। ये नहीं कि आपने हमको इतने दिन आश्रय दिया था, धन्यवाद, अगली जगह जा रहे हैं, वहां थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं होता। होता है क्या? चलिए, ये मानव का नेचर है, विध्वंसात्मक और रचनात्मक। हमने विध्वंसात्मक देखे तो 2 बड़े युद्ध लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वार और जब रचनात्मक देखा तो लीग ऑफ नेशंस बनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया। ठीक है, पहले लड़ते हैं फिर मिलते हैं, फिर लड़ते हैं फिर मिलते हैं। ये तो मानव का नेचर है, घर में भी लड़ते रहते हैं। लड़ते हैं कि नहीं? ओह, किधर थे भाई? तो निश्चित राजनीतिक सीमा, ठीक है, इस निश्चित राजनीतिक सीमा की कहानी सुनाकर आ गया मैं। किसने सब काम कर दिया? पता चल गया, चला कि नहीं? दूसरा नंबर था क्या? नागरिक का। और नागरिक चाहिए हमारे को, तो नागरिक कौन होगा? कुछ पाकिस्तान गए, कुछ भारत आए, ये चलता रहा, चला कि नहीं? तो उस कौन नागरिक है उसको क्या देनी पड़ेगी? नागरिकता देनी पड़ेगी। चलते हैं। अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय क्या? अरे भाई, संघ। क्या बनाना था? ऐसे संघ बनाने की आदत रही है भारतीयों की। मराठा संघ सुना था नाम? कौन सा? मराठा संघ। और मराठों ने अलग अलग क्षेत्र के मराठे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, सही है कि नहीं? ठीक, भोंसले, ये सारे मराठे जो थे, इन्होंने मिलकर के क्या बनाया था? एक मराठा संघ बनाया था। सबने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था। आपस में क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करके एक यूनियन बनाया। ठीक, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में उतना दम नहीं था। इसीलिए पानीपत के तीसरे युद्ध में रघुनाथ राव को भरे मैदान में छोड़कर मल्हार राव होलकर, देखा था मूवी? कितने लोगों ने देखा पानीपत? अरे पानीपत मूवी देखे हो कि नहीं? नहीं देखे तो देखिए ना, वहां से पीटी का एक क्वेश्चन है, इस बार आएगा ही। अब अर्जुन कपूर मत लिख देना वहां जाकर, है ना? सही है, तो देखना चाहिए। खेलेंगे हम जी जान से, मैं कई बार बताता हूं, खेलेंगे हम। मास्टर दा सूर्यसेन कौन है? मास्टर दा सूर्यसेन कौन बने? पिक्चर देखा नहीं है वाला? अभिषेक बच्चन ने फिल्म बनाई है, प्रीति लता वाडेकर वहां मिलेगी आपको। कौन? हाँ जी। और कैसे बंगाल के चटगांव के स्कूली बच्चों को वो जमा करके एक मास्टर जो है वो क्रांतिकारी बनाता है, वो कैसे चलता है उनका पूरा मूवमेंट, उसको देखना चाहिए। बहुत अच्छा बताया उसमें। तो जितनी इन ऐतिहासिक मणिकर्णिका, पंगा मत ले लेना। कुछ समझ आया? कई लोगों को हमारी बातें देर से समझ में आती है। ठीक है, अभी हम बहुत कूटनीतिक बातें कम करते हैं, नहीं तो कई को घर में समझ में आती है। फिर तो 2 काम करते हैं, या तो हंसते हैं या गाली देते हैं। राजा को तो पीछे सब गाली देते हैं, आप भी हमको देते हैं, हम क्या कर लेंगे?
अच्छी बात है कि आप लोग जब गाली देते हैं तो हम मजबूत होते हैं और ज्यादा अच्छे से पढ़ाना है। चलो जल्दी देखते हैं। नागरिक को क्या मिलेगी? मिलेगी नागरिकता। ओह, नागरिक को नागरिकता देना है। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान में और कुछ पाकिस्तान से भारत में। संघ कैसे बनाते हैं? पहले ऊपर में बात हो रही थी। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, ऐसी बात 1935 के अधिनियम में कही गई थी और आपने सिलेबस निकालने बोला था। उसमें 1919 से 1935 का अधिनियम भी है। क्या है कि आप लोग सिलेबस याद नहीं रखते, जबकि नियम से होना चाहिए कि सिलेबस कहाँ चाहिए? दिमाग में चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात करेंगे हमसे लास्ट में याद दिलाना, जब हम क्लास छोड़ेंगे तब, है ना? ठीक। चलिए, नागरिक और नागरिक के लिए क्या चाहिए? नागरिकता। कुछ भारत से कहाँ से जाएंगे? पाकिस्तान आदि। तीसरे नंबर में क्या होगा भाई? सरकार। क्या होंगे? सरकार। तो चलिए, नागरिक को देंगे नागरिकता और हमने कहा कि उसको भय से क्या करना है? मुक्त करना है, भय मुक्त बनाना है। ठीक है, ताकि वो आराम से सो सके, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास हो सके। इसीलिए उसको देने हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स देने हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दोगे तो राइट्स के साथ में कुछ ड्यूटी भी तय करनी पड़ेगी। क्या तय करनी पड़ेगी? क्योंकि अधिकार दे दोगे तो वो स्वच्छंद हो जाएगा। संतुलन के लिए कर्तव्य चाहिए। तो यहां से हम देंगे क्या? अधिकार देंगे उसको कुछ, और अधिकार के साथ में क्या देंगे? कर्तव्य। और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। चूंकि आप उसको फंडामेंटल राइट्स दे करके अधिकार दे रहे हो, मतलब कुछ स्वतंत्रता दे रहे हो, है ना? क्या दे रहे हो? स्वतंत्रता दे रहे हो। ये अधिकार और ये कर्तव्य दोनों के बीच में क्या चाहिए? संतुलन चाहिए। इनके बिना वो स्वच्छंदता में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज? अधिकार किस में कन्वर्ट होगा? स्वच्छंदता में कन्वर्ट हो जाएगा। इस अधिकार को स्वच्छंदता में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए उनको कुछ हम युक्ति युक्त क्या लगाएंगे? निर्बंधन लगाएंगे। ठीक है। पहले प्रयास किया गया, ध्यान से देखो, कि अधिकार स्वच्छंद ना हो जाए, उदंड ना हो जाए। किसी आदमी को अधिकार ज्यादा दे दोगे तो उदंड होता ही है, इसलिए शुरुआत में ही कंट्रोल भी लगा दिया गया, ताकि क्या बना रहे? संतुलन बना रहे। तो अधिकार से स्वच्छंदता ना आए, इसलिए युक्ति युक्त निर्बंधन लगाएंगे। और ये युक्ति युक्त निर्बंधन जो है तब लगाएंगे जब व्यक्ति और समाज के संबंधों में विरोधाभास हो जाएगा। किसके संबंध? व्यक्ति और समाज के संबंधों में जब विरोधाभास आएगा, तो हमने बनाया लोकतंत्र है, तो किसको महत्व दोगे? समाज को। एक व्यक्ति के अधिकार की तुलना में किसको ज्यादा महत्व मिलेगा? समाज को, समूह को। तो हम युक्ति युक्त निर्बंधन किस पे लगाएंगे? अधिकारों पर। अधिकारों से क्या आएगी? स्वच्छंदता आएगी। उसको कंट्रोल में रखना है। फिर बाद में हमने कर्तव्य रखे, लेकिन कर्तव्यों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। किसका? कर्तव्यों का। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ प्रभाव भी पड़ता है। कुछ अधिकार पहले दिए, जितने अधिकार दिए वो सब अधिकार थे कैसे? राजनीतिक अधिकार। कौन सा अधिकार बोलते हैं? फिर बाद में दूसरे अधिकार देने के लिए ये लाएंगे क्या? डीपीएसपी। और डीपीएसपी से आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिलेगा। आर्थिक, सामाजिक। तो अधिकार कितने प्रकार के? 3। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था राजनीतिक अधिकार। कौन सा? लेकिन बाद में जब व्याख्या हुई तो आर्थिक और सामाजिक अधिकार की ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर क्या था? सरकार। तीसरे नंबर पर क्या है भाई? सरकार है। और इस सरकार को हमने बनाया समूह के रूप में। किसके रूप में? समूह के रूप में। तो सरकार का जो ढांचा है ये पूरा का पूरा बनेगा विकेंद्रीकृत। कैसा बनेगा? विकेंद्रीकृत। पहले सरकार बनेगी केंद्र के स्तर पर, फिर बनेगी राज्य के स्तर पर, फिर केंद्र शासित प्रदेश की बनेगी। किसकी? केंद्र शासित प्रदेश के बाद क्या आ जाएगी? पंचायतें। पंचायतों के बाद नगर पालिका। क्या आ जाएगी भाई?
नगर पालिका आ जाएगी और नगर पालिका के बाद सहकारी समिति आ जाएगी, सहकारी समिति। ये सब किसके रूप हैं? सरकार के रूप हैं। किसके रूप? सरकार के रूप हैं। केंद्र, राज्य, केंद्र शासित पंचायतें, नगर पालिका और सहकारी समिति, सब में समूह है। सरकार का मतलब क्या बनाना? समूह। मैंने लास्की से बनवाया था अभी। किससे? लास्की से, याद है ना? अब इतने प्रकार की जो सरकार बनेगी, इन सब में केंद्र के स्तर पर शासन होगा। केंद्र के स्तर पर क्या होगा? हमने अभी जब शुरुआत में बात की थी आपसे, तो ये बात की थी, देखो, राजतंत्र, धर्मतंत्र और आगे में लोकतंत्र, ये थे शासन व्यवस्था। व्यवस्था यानी होता है सिस्टम। क्या होता है? तो शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3, राजतंत्र, धर्मतंत्र और लोकतंत्र। शासन क्या था? व्यवस्था थी। ठीक है। अब शासन लोकतंत्र का चल रहा है। किसका? केंद्र के स्तर पर चल रहा है। तो शासन को चलाने के लिए शासन के अंग चाहिए। किसके अंग? शासन के अंग। और शासन के 3 अंग होंगे। पहले नंबर का नाम कार्यपालिका, दूसरे का नाम विधायिका और तीसरे का नाम न्यायपालिका। न्यायपालिका ना, ऐसा का ऐसा ही तीनों का तीनों उठ करके किस स्तर पर रहेगा? राज्य के स्तर पर भी यही होगा। कार्यपालिका, कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। किसके स्तर पर? राज्य के स्तर पर। ये किसके स्तर पर था? केंद्र के स्तर पर। इनको क्या बोलते हैं? शासन तंत्र नहीं बोलते, शासन व्यवस्था नहीं बोलते, शासन के अंग बोलते हैं। ठीक है, तो शासन के अंग कितने हुए? 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और तीनों के बीच में कोई एक को पावर दे दोगे तो शक्ति का क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण। और हमको चाहिए संतुलन, तो इसको बोलेंगे शक्ति का संतुलन। शक्ति का संतुलन का मतलब क्या? कि तीनों के पावर बराबर बराबर, कोई किसी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? शक्ति का संतुलन बोलेंगे। ठीक है। अब संतुलन बनाने के लिए सबको अलग अलग पावर दिए, अलग अलग पावर दिए, उसको बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। तो 2 अवधारणा आ गई। शक्ति का पृथक्करण का मतलब शासन के तीनों अंगों को अलग अलग पावर देना, शक्ति देना, वो कहलाएगा शक्ति का पृथक्करण। और तीनों को अलग अलग पावर दिए ताकि क्या बना रहे? संतुलन बना रहे। तीनों के पावर अलग अलग है और पहले से डिसाइडेड है, तो शक्ति का पृथक्करण क्या आएगा? शक्ति का संतुलन होगा। ठीक है। शासन के अंगों के बीच ऐसा चाहिए। किसके बीच? शासन के अंगों के बीच में। तो क्या बन गई? सरकार। सरकार बनी केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। ठीक है। अब हमारा पहला और अंतिम काम यही रहता है हर बार कि संप्रभुता ध्यान में रखनी है। किसको? संप्रभुता सरकारों की भी चाहिए और व्यक्ति की भी चाहिए। किसकी चाहिए? व्यक्ति की। तो शासन के अंग निकल कर बाहर आए, राज्य के अंग, राज्य के स्तर पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है। यहां पर कार्यपालिका यानी केंद्र की सरकार हो जाएगी, विधायिका यानी संसद, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ये क्या होगी? संसद होगी। और ये राज्य के स्तर पर यहां पर क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होगा। ये राज्य की क्या? विधान सभा या विधान मंडल बोले ज्यादा अच्छा। क्या बोलेंगे? विधानसभा नहीं, विधान मंडल हो गया क्या? और ये वहां की राज्य सरकार। कौन सी सरकार? राज्य की सरकार। ठीक। अब ये 3 हो गया। चौथा नंबर क्या चाहिए?
संप्रभुता, सबको क्या बनाना है? संप्रभु। चौथे नंबर में सभी की चाहिए संप्रभुता, दबाव में काम नहीं करना चाहिए, चाहे जिसको भी आप पावर डेलीगेट करें। भारत के संविधान में जिनको भी शक्तियां मिली है उनको क्या बनाना है? संप्रभु बनाना है, कि वो अपने दबाव में काम ना करे। तो उन पदों को स्वतंत्र बनाते हैं हम, पदों को क्या बनाते हैं? स्वतंत्र। लेकिन हम कल आयोग पढ़ के आए 2019 के बाद पदों को स्वतंत्र बनाने की बजाय दबाव में ला रहे हो। यही हो रहा है ना। नियुक्ति 3 साल के लिए पहले होती थी, अब हम कह रहे हैं उतने वर्ष तक जब तक के वेतन भत्ता पहले से निर्धारित होता था। अब बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार तय करेगी। आप क्या कर रहे हो? पदों को स्वतंत्र नहीं बना रहे हो, संप्रभु नहीं बना रहे हो, उनको दबाव में क्या करा रहे हो? काम करा रहे हो। दबाव में काम लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट कौन सा है? संप्रभुता व्यक्ति की चाहिए जब वो वोट दे, संप्रभुता संस्थाओं की चाहिए। किसकी? और संस्थाओं में इतनी सारी संस्थाएं थी हमारे पास, इनके अलावा भी बहुत सारी और अन्य संस्थाएं, उन सबको भी दबाव से मुक्त होकर के काम करवाना है। ठीक है, लेकिन दायरे में रहकर उनको दबाव में काम कराओगे तो दिक्कत होगी। ठीक, क्योंकि हमारे यहां पर यह सिद्धांत काम करता है, ये वाला किसका भाई? शक्ति के संतुलन का। शक्ति का पृथक्करण भी है, हम शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना देना चाहेंगे। क्या नहीं होना चाहिए? शक्ति का संतुलन होगा तो क्या नहीं होना चाहिए? शक्ति का केंद्रीकरण। और शक्ति का केंद्रीकरण कब बढ़ता है जी बताइए? शक्ति का केंद्रीकरण कब बढ़ता है? जब बहुमत की सरकार आती है और जिसके नाम पर सरकार आ जाए। अभी सरकार किसके नाम पर बनती है? तो मोदी कहेगा कि मैं अगर चले जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा, है कि नहीं? तो वो निरंकुश बनना ही है, क्योंकि सारी लहर किसकी चल रही है? मोदी लहर चल रही है। अभी अब दीदी के क्षेत्र में चलने वाली है कि नहीं? कल जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कौन? अमित शाह चिल्ला रहे थे ना, वहां पर परिवर्तन रैली चल रही है, उखाड़ फेंकना है। क्या करना है? एक महिला के पीछे सब लोग लग गए। आप लोगों को आवाज आ गई? हमारा थोड़ा पढ़ा के हो जाए तब हम भी थोड़ा सा कॉमेडी करना सीखेंगे। कॉमेडी हमको थोड़ी आती है, वामेडी नहीं आती, समझते हो ना? वामेडी से लोग हंसते हैं, कॉमेडी वामेडी। कपड़ा लत्ता, कपड़ा तो ठीक है, और लत्ता, कई शब्द आप लोग ऐसे बोलते हो जिसका अर्थ कभी देखना। चलिए ठीक है, घर बार बाद में देखना, अभी तो यहीं देखो। कहां पर है भाई? शक्ति का क्या कर रहे हो? संतुलन। शक्ति का क्या कर रहे थे? पृथक्करण। शक्ति का केंद्रीकरण, ये अवधारणा समझ रहे थे। ठीक है, तो ये सिर्फ कहां से निकाल रहे हो? राज्य से। ढांचा कैसा बना, समझ में आया? ठीक है, अब आपको बनाना था संघ। क्या बनाना था? हमारा पहला काम यही था। आधा काम कौन कर गए? अंग्रेज। कुछ समझ में आया? ठीक है, और आधा काम बाद में हुआ, किया ना? तो हमको बनाना क्या था? संघ बनाना था। ठीक, अब संघ बनाने के लिए रियासतों को मिलाना था। किसको? रियासतों को मिलाना था, ब्रिटिश प्रांत को मिलाना था। मिला करके अलग अलग क्षेत्रों का हमने क्या बना दिया? राज्य बना दिया। ठीक है, तो अगले जरूरत पड़ी इन दोनों के बीच के संबंध की। इसके केंद्र राज्य संबंध की पड़ेगी। तो अगला नंबर, क्योंकि इनको मिला करके हमने क्या बनाया है? संघ। तो अगली आवश्यकता आपकी है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के बीच में क्या होना चाहिए? संबंध की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में जरूरत क्यों? क्योंकि हम संघ बना रहे थे जोड़ के सबको, तो जिनको जोड़ेंगे उनको बोलेंगे कि तुम्हारे पास साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे? क्या
केंद्र को पावरफुल बनाया जाए कि राज्य को बनाया जाए, डिपेंड करेगा कि संघ कैसा है। अगर संघ किससे नहीं बना, समझौते से नहीं बना, हमारे यहाँ नहीं बना, समझौते से नहीं बना, अगर संघ समझौते से नहीं बना तो संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध में केंद्र को पावर अधिक रहेगी। किसको पावर अधिक रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि वो समझौते से नहीं बना। यदि संघ समझौते से नहीं बनेगा तो केंद्र को पावर अधिक मिलेंगे। पहले तो संबंध, पहला कानून बनाने का, किसको ज्यादा पावर? केंद्र को। सूचियां बटेगी, क्या बटेगी? सूचियां बटेगी। और विधायी संबंध के लिए बढ़ गई क्या? सूची। क्या बटी भाई? और जब सूची बटी तो केंद्र को 100 सूचियां दी। केंद्र की सूची में कितने विषय डाले? 100। और राज्य की सूची में 61। ठीक है, तो यहां से ही दिखने लगा कि पावर किसके पास ज्यादा? केंद्र के पास। विधायी संबंध में सूचियां बनाई। कितनी सूची बनाई? 3। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो बना, विषय अलग अलग बांटा, इनको दिए 100, इनको दिए 61, इनको दिए 52 दिए। तो हमने विषयों का क्या किया? विभाजन। क्या किया? विभाजन किया। ये जो सूचियां बटी है इसी को बोलते हैं शक्ति का विभाजन। क्या बोलते हैं? शक्ति का विभाजन बोलेंगे। शक्ति का विभाजन। ठीक है, क्या बोला गया? तो शक्ति का विभाजन, देखो बहुत सारे शब्द ला दिए हमने। शक्ति का विभाजन, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का संतुलन, शक्ति का केंद्रीकरण। ठीक है, हमको केंद्रीकरण तो चाहिए ही नहीं, विकेंद्रीकरण चाहिए। क्या चाहिए? और हमको संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। बैलेंस रहेगा तो चीजें चल जाएगी, नहीं तो ऐसे ऐसे डोलेंगे। तो ये क्या कहलाता है? शक्ति का विभाजन का मतलब संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का क्या हुआ? विभाजन। किसकी ओर झुका है? संघ की ओर। क्यों? उनको कितने विषय मिले हैं? 100 मिले। तो केंद्र राज्य संबंध अर्थात केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किसकी ओर झुका है? केंद्र की ओर झुका है। झुका है। कौन सा संबंध था ये? विधायी। ऐसा ही चलेंगे दूसरे नंबर पर प्रशासनिक। कौन सा भाई? प्रशासनिक। तीसरा नंबर वित्तीय। वित्तीय के बाद चौथा नंबर व्यापार वाणिज्य का। व्यापार वाणिज्य का संबंध होगा। हो गया? व्यापार वाणिज्य का संबंध इतना ही महत्वपूर्ण था और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। इतने से पूरा का पूरा संविधान बन गया। संविधान बनाते समय केवल इसकी जरूरत थी, राज्य की। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसका कोर बिंदु है। पूरे संविधान का कोर बिंदु ये है? समझ में आई बात? भारत को कैसा बनाओगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोगों को क्या दोगे? स्वतंत्रता, समानता, न्याय दोगे ना? स्वतंत्रता, समानता, न्याय देंगे। सामान्य बात, तो संविधान के बारे में सामान्य बातचीत हो जाएगी। ये हो गया केंद्र राज्य संबंध में किसको पावरफुल बनाए? केंद्र को। क्यों बनाए? क्योंकि संघ समझौते से नहीं बना। और केंद्र को पावरफुल इसलिए बनाया क्योंकि जब भारत का संविधान बन रहा था तो सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। क्या था? सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। उसको कंट्रोल करने के लिए पावर किसी न किसी एक को देना था। फिर वही कहानी बताया था मैंने, एक गांव की मुखिया की बनाया था कि नहीं? वैसा ही हमने मुखिया किसको बनाया? अब केंद्र को। ताकि बाद में भी यदि नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी गतिविधियां हो तो रोकेगा कौन? केंद्र। उसको पावर देना पड़ेगा, तब जाकर के पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी, चलेगी। ठीक है, इन सब के बाद अब लास्ट बचा वो है इन सभी संस्था, इस पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कुछ संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? तो इसके बाद अगला नंबर पर आ जाएगा क्या?
संस्थाएं और इन संस्थाओं में पहले नंबर पर संघ लोक सेवा आयोग। पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कुछ स्थायी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी और वह वो आएंगे कहाँ से? यूपीएससी से। ये पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कुछ निर्वाचित लोग चाहिए, तो आपको चाहिए कौन सा कमीशन? चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन चाहिए। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर में आर्थिक मुद्दा महत्वपूर्ण होगा। कौन सा? तो आर्थिक मुद्दे के लिए आपको चाहिए सीएजी। कौन चाहिए? कैग चाहिए, एक संस्था सीएजी की चाहिए, एक यूपीएससी चाहिए, एक इलेक्शन कमीशन चाहिए। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन के बाद बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन देना है। क्या देना है? रिजर्वेशन, यानी आरक्षण का प्रावधान होगा, आरक्षण का। फिर चूंकि भारत बहुत सारा ऐसा देश है ना जहाँ पर विविधता बहुत है, तो भाषा के लिए एक भाषाई आयोग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? भाषाई आयोग। तो बहुत सारे एक जगह जाएंगे तो भाषाई आयोग बनाओगे। फिर कुछ इमरजेंसी की कंडीशन भी बन सकती है, तो आपात उपबंध की जरूरत पड़ेगी। किसकी? आपात उपबंध की। ये सब बाद में मिससिलिनियस पार्ट जोड़ते चले गए। ठीक है, फिर आपात उपबंध के बाद कई राज्य बड़े कमजोर होंगे, तो उन्हें विशेष राज्य का क्या देना पड़ेगा? तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे कुछ दिन के लिए, जरूरत पड़ी तो हटा लेंगे। हटा दिया अभी। किसका हटाया? तो ये कुछ संस्थाओं की जरूरत है, कुछ आपात उपबंध चाहिए और कुछ विशेष राज्य का दर्जा। पूरा का पूरा आपका संविधान का क्या बन गया? स्ट्रक्चर बन गया, बना। कुल मिलाकर आपको पूरे संविधान में स्ट्रक्चर पर सोचना है। और एक बात का ध्यान रखना है, बस हर जगह मैं यही बात करूंगा कि शक्ति का कहीं पर भी केंद्रीकरण ना हो, शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, और अगर केंद्रीकरण होगा तो शक्ति का दुरुपयोग होगा, शक्ति का दुरुपयोग होगा। ठीक है, और इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करना है कि निर्णय किसके द्वारा लिए जाए? समूह के द्वारा। इसलिए हमने संसद बनाया, मंत्रिमंडल बनाया और बहुत सारी नियुक्तियों में समिति प्रणाली लाया। याद है क्या लाया था? ताकि बैलेंस निर्णय हो। लेकिन उसकी भी कुछ खामियां थी, कोई बात नहीं। लेकिन शक्ति का दुरुपयोग रोकना है तो कौन सी प्रणाली चाहिए? समिति प्रणाली चाहिए ना। बस इनके बीच में पूरी कहानी है। इतना अगर आपको समझ में अच्छे से आता है तो भीतर जाकर केवल फैक्ट पढ़ने हैं और सोचना ऐसे है। ठीक है, सोचने का तरीका भर अच्छा बनाना है। हर जगह इन बिंदुओं को भर ध्यान रखिएगा, ये जितने काम के हैं। एक तो ये, दूसरा ये वाला कौन सा? संघ राज्य के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, और ढांचा कैसा होना चाहिए हमारा? संघीय ढांचा है। कैसा ढांचा है? संघीय ढांचा। ये संघीय ढांचे पर कई बार बातचीत होती रहती है। संघीय ढांचा है का मतलब हमने संघ बनाया। एक बार बना था मराठा संघ और बाद में अभी ऐसे संघ बने। भारत में बहुत सारे संघ बने। बक्सर के युद्ध में भी एक संघ बना था। बना था क्या? किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध कब हुआ? अरे 1764 तो सबको याद है। 22 अक्टूबर, 23 जून को प्लासी का। आज की क्लास प्लासी के युद्ध के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार।